गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली मुझे बोला है कि कई सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि मैंने डाउट सेशन में भी बोल रखा था ये, तो एक्चुअली आज इसीलिए जीओसी का आप देखोगे सेशन लगा हुआ है उसमें, अपने शेड्यूल में। मैं एक्सरसाइज 3 से लगाकर एक्सरसाइज 9 तक बुकलेट के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका एक पूरा सेट आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। एज अ टीचर जो मैं सोचता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वैसा ही स्टाइल आपको भी लेकर आना है। क्विक मैनर में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो इम्पोर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स, वो आप एक टाइप का रिवीजन भी आपके लिए हो जाएगा पूरे जीओसी का। तो अगर कुछ लोगों ने लेक्चर्स मिस भी किए जीओसी का, वो भी इसको देखें, सो दैट उनको क्लैरिटी हो कि क्या ज्यादा पढ़ना है। अगर आपका बैकलॉग भी हो गया तो उसमें क्या पढ़े जाकर ज्यादा, जिससे आपको क्विक मैनर में ये चैप्टर फिनिश कर पाए। तो पहले तो उनके लिए जो, बिकॉज बुकलेट आपको सॉल्व करनी है प्रॉपर तरीके से, मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनका पूरा सेट आपको एक्सरसाइज 3 से एक्सरसाइज 9 तक कराने जा रहा हूँ। इसको आप अपने नॉर्मल नोटबुक में, या फिर जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगर कोई दूसरा नोटबुक है तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर मतलब आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो जो आपका बुकलेट है उसी में जहां पर भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वहीं पर आप शॉर्ट पे वो चीजें लिख लें। तो एज यू विश, वॉट एवर यू वांट, आप यहाँ पर कर लेना। मैं एक्सरसाइज 3 से लगाकर एक्सरसाइज 9 तक जीओसी के जो अच्छे क्वेश्चन है उनका आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू जीओसी के लिए। एंड जीओसी इज वेरी वेरी स्पेशल चैप्टर, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 में मैं क्वेश्चन नंबर के साथ इसमें लिखूंगा एक्सरसाइज 3 में, और नॉट ओनली क्वेश्चन, मैं वहां पर कॉन्सेप्ट कैसे इनिशिएट करना है, क्या सोचना है, वो सब बताऊंगा। एक्सरसाइज 3 में आप क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन देखना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन जो इनके लिए जो नॉर्मल हमने पढ़े वो क्या है? वो है ऑक्टेट चेक करना। फॉर सर आपका आवाज बहुत लैग कर रहा है। नेगेटिव ऑन guys, it got disconnected. Am I audible? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी में डिस्कस करने वाला था, बट मैं आपको जनरल वे में सब कुछ समझा रहा था। तो मैंने बोला कि आपने ऑक्टेट चेक कर लिया, आपने फॉर्मल चार्जेस चेक कर लिए, फिर आपने चेक कर लिया कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नॉर्मल रूल्स हैं, राइट? ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, नॉर्मल रूल्स हैं। इनके अलावा सडनली अगर कोई क्वेश्चन में आपको कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आता है तो इमीडिएट आप आंसर उसके बेसिस पे लिख दोगे। जैसे कि एरोमेटिसिटी, जैसे कि एंटी एरोमेटिसिटी, ऐसा कुछ आ गया ना तो ये एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। फिर आप ये नॉर्मल रूल्स को भूल ही जाओ, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। एरोमेटिसिटी सीधे सीधे चेक कर लेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के सी में जाओ, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहला कंपाउंड है वो कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। ये इसको अगर आप देखोगे तो ये 6
पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एरोमेटिसिटी। तुम अगर इसी का दूसरा जो कैनोनिकल फॉर्म दिया है उसको देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यार ये तो 4 पाई वाला लूप दे दिया है इसमें, यानी ये तो एंटी एरोमेटिक है। तो पता है इसमें किसी रूल की जरूरत पड़ रही है क्या? ऑक्टेट फॉर्मेलिटी कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रेट आप बोलोगे दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्लियर है? इस तरह से आप जो है हैंडल कर सकते हो। और जैसे मान लो मैं इसी का क्वेश्चन 1 का ए वाला ही ऑप्शन चूज करता हूँ, उसको आप नॉर्मल तरीके से डील कर सकते हो। जैसे एक कैनोनिकल फॉर्म ये दिया हुआ है, एक कैनोनिकल फॉर्म ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो ऑक्टेट सब में सबका कंप्लीट है। अच्छा, एक बच्चे ने अभी इससे पहले वाले बैच में पूछा सर कोई कोई तरीका बताइए ऑक्टेट कंप्लीट का। तो मैंने कहा कि देखो चेक करने का तो वही स्टाइल है, केमिकल बॉन्डिंग वाला। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन 16 ग्रुप एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, फिर उसने 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो फिर दूसरे एटम से भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर आप उसका अभी बॉन्डिंग में ऑक्टेट चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चेक करते हैं हर एक एटम का। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतना टाइम अगर तुम दोगे किसी क्वेश्चन में, तब तो फिर वो एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम चला जाएगा। तो कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें क्या है, जब आप ऑक्टेट के बारे में सोचो किसी भी एटम में, तो याद रखना कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं ना, बस ऑक्टेट उनका ही चेक करना। और नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे Cl हो गया, Br हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनमें ऑक्टेट चेक करने की तुम्हें कोई खास जरूरत नहीं होती। एक्चुअली में ये इनके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि एक भी बॉन्ड अगर ये एक्स्ट्रा बना देंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इनकी ऑक्टेट चेक करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। तुम्हें किसका चेक करना? सेकेंड पीरियड का। राइट जैसे मान लो कि सेकेंड पीरियड में कार्बन है, अगर तुम्हें कार्बन पे प्लस मिल जाए तो समझ लेना ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये रट लो आप, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे प्लस है। ठीक, अब सेकेंड पीरियड में और दूसरा एलिमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट जो बार बार कंपाउंड्स में आता है? आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना, वो 4 वैलेंसी होता है तब जाकर के प्लस लेता है और तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है बिना चार्ज के तो 3 वैलेंसी होनी चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर इसके अलावा वैलेंसी कम हो गई तो प्लस आने पर इनकम्प्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। और अगर तुमको 2 बॉन्ड्स रखने ही है तो उसको निगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। ये यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। ये नाइट्रोजन की कहानी है, ये आप रट लो। 4 ही केस बनते हैं उसके, कोई टेंशन ही नहीं लेना उसका। उसके अलावा तुम्हारा क्या बन सकता है यहाँ पर? नाइट्रोजन हो गया, कार्बन प्लस हो गया, ऑक्सीजन वाला केस ले लो। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, अगर 2 वैलेंसी ऐसे दिख रही है इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन प्लस डालना है तुम्हें तो तुम्हें 3 बॉन्ड्स उसको लगाने पड़ेंगे इस तरह से, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर तुमने एक ऑक्सीजन लिया एक बॉन्ड के साथ और उस पे प्लस है तो गड़बड़ है, यानी यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर तुम्हें एक ही बॉन्ड देना है उसको तो तुम्हें माइनस देना मस्ट है। यहाँ पर फिर से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सीजन के केसेस हो गए। बस इतना आप अगर दो दो तीन बार प्रैक्टिस करो लिख लिख करके, तुमको ये रट जाएंगे। तुम्हें ऑक्टेट है कि नहीं किसी एटम का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नीचे वाले जो एटम्स होते हैं जैसे Cl हो गया, अब इस Cl पे मान लो ऐसा प्लस लगा हुआ तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, तुमको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो ये नीचे वाले के लिए उतना प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है, दिमाग में नहीं लाना है। सेकेंड पीरियड में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए ज्यादा आपको ये सब इस तरह अगर दो तीन केसेस है इनको रट लोगे तो तुम्हारा ऑक्टेट वाला काम भी हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर आप देखो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसकी अपनी वही 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो रही है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, यहाँ सारा ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है लेकिन उसमें माइनस है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन पे प्लस है लेकिन 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो कितनी आसानी से आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है पूरा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अच्छे से आज के लेक्चर को करना, बिलीव मी, जीओसी के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आप आज का सेशन अच्छे से अटेंड करोगे।
तो इसमें दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट वाला झंझट भी खत्म हो गया। फॉर्मल चार्जेस चेक करना बड़ा आसान है, जिसमें चार्ज ज्यादा दिख रहे हैं उसमें ज्यादा चार्जेस है, इसमें ज्यादा चार्जेस दिख रहे हैं, इमीडिएट पता चल गया कि ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, कोई टेंशन ही नहीं है, आंसर फटाफट निकल आता है। ठीक है, ये इस तरह से आप पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन उठाता हूँ। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, आप माइक यूज करिए एंड यू आस्क। गाइस, इससे पहले आपने क्या दिमाग लगा दिया है, कैसे किया है, उसको भूल जाना। आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो प्रोबेबली क्विक मैनर वाली सारी चीजें हैं। ऑक्टेट चेक करना, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे तरीके आप उस तरह से चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 3-4 केसेस यहाँ लिख दिए हैं, उसको याद कर लेना है। उससे आपका फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा, वही ऑक्सीजन होना है, वही नाइट्रोजन होना है, वही कार्बन होना है, आप इमीडिएट पता कर लोगे ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। Should I remove this? Sorry, just a यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, कंपाउंड सेम है, जो दो केवल कैनोनिकल फॉर्म्स अलग है, कैनोनिकल फॉर्म्स डिफरेंट है, और हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी को जज कर रहे हैं। done, sir. डन Yes, sir. गाइस, कई बार क्या होता है, अब ये सब इतना सारा भी पढ़ लिया, जैसे मैंने बोला ना कि ये नॉर्मल रूल्स हैं, उनके अलावा एरोमेटिसिटी देख ली। कई बार क्या होता है, एरोमेटिसिटी वगैरह तो है नहीं, सिंपल केसेस हैं, फिर भी ये सारे रूल्स फिट कर लिए, फिर भी आंसर नहीं निकल पा रहा। तो फिर कई बार कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। कैसा कॉमन सेंस? जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फॉर्मल चार्जेस भी सेम है, प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, माइनस मोर इलेक्ट्रॉन, सब सिमिलैरिटी है। लेकिन हमने देखा कि जो है प्लस और प्लस चार्जेस जो है, किसी के इसमें दूर है, किसी में पास है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, भाई प्लस प्लस आपस में रिपल्शन करेगा ना, तो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये स्टेबिलिटी के लिए कहाँ होना चाहिए? अवे। और प्लस माइनस कहाँ होना चाहिए? ये क्लोज होना चाहिए। ये सिचुएशन आपको स्टेबिलिटी इंक्रीज करा देगी, जिसको साइंटिफिकली हम, ये जो प्लस माइनस क्लोज है, इसको हम बोलते हैं लेस चार्ज सेपरेशन। लेस चार्ज
सेपरेशन। बट याद रखना ये हमने तब यूज किया जब ये नॉर्मल रूल्स एक जैसे निकले सब में, राइट। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखो यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 3 का। आप देखो पहले वाले, अच्छा पहले वाले में क्या किसी कार्बन पे प्लस है? बोला नहीं है, यानी यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरे में जबकि देखोगे कार्बन पे प्लस है, तीसरे में भी कार्बन प्लस है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब पहला वाला तो ज्यादा ही स्टेबल है। अब बिटवीन 2 और 3 बोला फॉर्मल चार्जेस किसमें ज्यादा है? तो बोले इक्वल है। फिर बोला कि अच्छा बताओ कि प्लस किसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? तो बोला दोनों पे ही प्लस माइनस कार्बन पे सब एक जैसा। लेकिन फिर वही कमाल हो गया कि प्लस माइनस सेकेंड वाले में क्लोज है रिलेटिवली, और थर्ड वाले में प्लस माइनस दूर हो गया। तो प्लस माइनस क्लोज होगा तो स्टेबल होगा सिस्टम। इसका मतलब है 2 ग्रेटर देन 3। देखिए सेकेंड्स में आंसर आ गए। आपको छोटी छोटी चीजें लर्न करनी है, इनिशिएट कैसे करें, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर अप्लाई करें। और एक बार अगर तुमने सब कर लिया ये अच्छे से, 1 या 2 बार, फिर आप फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। कॉपी कर लो इसको भी। सर चार्ज मतलब फॉर्मल चार्ज जितने पास में रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ना, चार्जेस में कंपेयर करे रहेंगे हम लोग तो। फॉर्मल चार्जेस जितना पास रहेंगे नहीं, प्लस माइनस जितना पास है। थोड़ा और सिंपल बोलो ना, मतलब अच्छा हाँ लोकल सर, लैंग्वेज, प्लस ऑटो रिक्शा माइनस। वाले की लैंग्वेज बोलो, रादर देन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की। मैं चार्जेस सोच प्लस रहा था प्लस भी उसका ना प्लस माइनस ही बोलूँ, पर मैं सोचा कि फॉर्मल चार्ज प्रॉपर नेम है तो इसलिए चलो कोई बोला। नहीं। नहीं नहीं, हमको स्टैंडर्ड बन के नहीं लाना, हमको मार्क्स लाना है। तुम्हारा हाँ ऑब्जेक्टिव और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम होना है कि अपने को मार्क्स ज्यादा आना है, चाहे जितना चीप लैंग्वेज में बात करें, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। डन, शुड आई ठीक रिमूव है सर। दिस? Yes, sir. अब आप देखो सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कितना आसान क्वेश्चन है और हम जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। सीएल पे प्लस कोई मैटर करता है क्या ऑक्टेट कंप्लीट के लिए? हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कार्बन पे प्लस दिखा, कार्बन पे प्लस दिखा, इमीडिएट बोल दिया कि भाई वो वाला तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो तीनों में से ए बी सी में से इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा, सी। क्या समझ में आया? सबसे पहले ऑक्टेट चेक करना था अपने को। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप देखो, जैसे ही तुम्हें पता चल गया सी लीस्ट स्टेबल है, ए तो मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि उसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट और चार्ज भी नहीं है उस पे। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इमीडिएट आंसर आ गया। अब सोचिए यही क्वेश्चन तुम शुरुआत में कैसा डील करते थे कि अरे सीएल पे माइनस चार्ज है, सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीएल प्लस कैसे ले पाएगा, सीएल पे प्लस नहीं आना चाहिए, वो लेस स्टेबल। कितनी बकवास चीज थी। अभी स्ट्रेट चीज क्या सोचनी, ऑक्टेट। ऑक्टेट किसका इनकम्प्लीट दिख रहा है? सी ऑप्शन में, बिकॉज सॉरी सी वाले कंपाउंड में, बिकॉज कार्बन पे प्लस है। डन, खत्म वहां कहानी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप अपने नोटबुक में भी, बुकलेट में भी लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन जब आप करो, क्योंकि अभी जब जीओसी चल रहा है, लेकिन अभी कई कई वीक में मान लीजिए जीओसी के बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर थोड़ा भूल जाओगे। लिखा होगा तो रिकॉल कर पाओगे, अच्छा ये चीज क्लास में डिस्कस हुई थी, तो इसको ध्यान रखना है। अभी जैसे नेक्स्ट पे आप जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले बताओ कि क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें कार्बन पे प्लस हो? बताइए, कोई एग्जाम्पल है जिसपे कार्बन पे प्लस हो? 11th क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का। ए और बी में। ए और बी, इसका मतलब है कि ए और बी वाले लेस स्टेबल होंगे। कितना आसान हो गया। और लीस्ट स्टेबल पूछा है, यानी कि मैं सी एलिमिनेट कर दूंगा, डी एलिमिनेट कर दूंगा। कंपटीशन किसके बीच में? ए और बी का। इन्हीं दो में से कोई आंसर है, समझे कि नहीं? अब फॉर्मल चार्जेस किसमें ज्यादा है? इक्वल, साफ साफ दिख रहा है, इक्वल हो गया। अच्छा, क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस हो? बोला नहीं, सब एक जैसा है। फिर देखा कि क्या प्लस माइनस दूर है या पास है, तो बोला वो भी सेम हो गया। अब सोचो कैसा क्वेश्चन बना दिया कि तुमने सब कुछ देख लिया फिर भी आंसर नहीं आया। फिर देखो अगला कॉमन सेंस अपना। कॉमन सेंस कैसा?
एक एग्जांपल जो ए है उसमें क्या है, उसमें प्लस इधर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और इधर माइनस के साथ भी रेजोनेंस में है, राइट। और बी वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन उसको देखोगे तो माइनस जो है प्लस के बगल में रेजोनेंस हो रहा है बैक बॉन्डिंग का, उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, और प्लस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन एक खास बात है कि इस वाले में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो वेस्ट हो गया, जबकि यहाँ का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस करके C प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है। यानी C प्लस को जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा होगा लेफ्ट से राइट से, उतना वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा। इस वाले में इधर से डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इधर से लोन पेयर भी दे रहा है, लेकिन क्या नाइट्रोजन प्लस तक पहुंच पा रहा है? माइनस बैरियर का काम कर रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि इधर से माइनस मिल रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है, डबल बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और लोन पेयर भी नाइट्रोजन का एक्सटेंडेड वे में C प्लस तक पहुंच रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। पूछा कौन सा है? लीस्ट स्टेबल। तो ये हो गया लीस्ट स्टेबल। इज इट क्लियर? ये कई बार इस तरह से कॉमन सेंस आपको लगाना है, इसीलिए मैं आपको वो सिलेक्ट करके क्वेश्चन दे रहा हूं जिनमें थोड़ा और डिफरेंट हो गया, मतलब नॉर्मल रूल्स अपने को मालूम है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, ये भी कॉपी कर लो। डन। सर 1 मिनट सर। डन सर। गाइस अब आप जैसे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 का स्पेशली तुम देख सकते हो, सी देख सकते हो, मतलब आप 1 क्वेश्चन पढ़ ही लो। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख सकते हो, बी देख सकते हो, डी देख सकते हो, ये सब। अब आप देखो इसमें क्वेश्चन मेन क्या है। मेन क्वेश्चन है कि इस बार कंपाउंड डिफरेंट हो गया, कंपाउंड्स ही डिफरेंट है, और कंपाउंड्स डिफरेंट है और उनका रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन है, रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन। तो इसकी एक जो स्टैंडर्ड लाइन है, जैसे मैंने उसमें बोला ऑक्टेट ये होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसमें क्या स्टैंडर्ड लाइन है कि जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड implies more resonance energy, है ना। अब मान लीजिए कई बार कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल मिलते जुलते एग्जाम में आ गए, तो वहां बार बार दिमाग थोड़ी नहीं लगाना है। अगर मान लो चीजें याद ही हो गई हैं तो फिर उसको याद किया वाला ही टिक कर देना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते तुमसे। अब इसमें देखो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज मोर रेजोनेंस एनर्जी, बड़ा सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आप ए ऑप्शन देखो, अब इसमें मिलता जुलता कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड डिफरेंट है क्योंकि ये एसिटिक एसिड है और दूसरा है सॉल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड। अब सॉल्ट की खास बात ये होती है कि वो आयनिक होता है, तो आप इसको आयंस के फॉर्म में लिख दो और इससे कोई लेना देना नहीं है, इतना पार्ट केवल मैटर करता है। अब किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? अगर आप कंफ्यूज हो गए,
अगर आपने गलती से पुरानी चीज सोच ली, जो हमने वहां पर कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी चेक की थी, तो तुम गलती से सोच बैठोगे कि यहाँ फॉर्मल चार्ज है, ये लेस स्टेबल है। ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है कंपाउंड तो डिफरेंट है, रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन करना है। मतलब जब ये रेजोनेंस करे और जब ये रेजोनेंस करे, तो कौन ज्यादा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। एक में रेजोनेंस करने पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, एक में रेजोनेंस करने पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, जो मैंने बोला, गलती से भी वो मत सोच लेना जो अभी तक हम सोचते आ रहे थे कैनोनिकल फॉर्म्स के लिए। हमने वहां सोचा था फॉर्मल चार्जेस ज्यादा तो लेस स्टेबल, तो तुम्हारे दिमाग में आया यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज नहीं है, लेस स्टेबल। गलती से भी ये मत सोचना। आई रिपीट, कंपाउंड यहाँ डिफरेंट है और बोल रहा है रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो आंसर कैसे निकालते हैं? जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट विल हैव ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी। तो दोनों का रेजोनेंस लिखा हमने, चेक किया तो पता चला कि यहां जब तुमने रेजोनेंस किया तो यहाँ पर चार्जेस आ गए, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। और इसमें जो पहले से चार्ज था वही चार्ज अभी भी है, यानी कि नो चार्ज सेपरेशन। नो चार्ज से देखो, ये और ये बिल्कुल मिलते जुलते कंपाउंड्स थे। अभी बिल्कुल डिफरेंट वाला कंपाउंड भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन, और सी वाला कंपाउंड वो डिफरेंट कंपाउंड्स है, ये सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन है। मतलब दोनों का लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, उसमें चार्ज सेपरेशन हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस रेजोनेंस स्टेबल। ऐसा नहीं कि ये इसको बोलेंगे लेस स्टेबल, हम बोलेंगे लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज। स्टेबलाइजेशन तो दोनों में हो रहा है, लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये वर्ड्स आप याद रखना। और लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब हो जाएगा लेस रेजोनेंस एनर्जी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी का सी ऑप्शन देखो, इसमें डिफरेंट हो गया, कंपाउंड ही बिल्कुल अलग सा हो गया। ये एक कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। अब इसमें जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसमें तुमको क्या होता है कि ऑक्सीजन पे ही माइनस चार्ज रहता है, जबकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसमें माइनस चार्ज कहां से उठ के चला जाएगा? ऑक्सीजन से कार्बन पे। तो यहाँ पर क्या है? निगेटिव ऑन ऑक्सीजन ओनली, और यहाँ निगेटिव मूव्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या? कि इस वाले में एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, वो वर्ड्स हम लोग लिखते हैं ना, दोनों एक जैसे दिखने में, इधर भी ओपे माइनस, इधर भी ओपे माइनस, इधर भी सीओ है, इधर भी सीओ है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स उनको बोलते हैं। तो इसकी वजह से कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? तो हम लिख देंगे मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो गया, सिंपल है। अब इसी का वाला ई ऑप्शन है, तो ई ऑप्शन में ये रूल्स की लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है कि पहला वाला एरोमेटिक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको वो सिलेक्ट करके क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनमें अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल है। ये एरोमेटिक है और दूसरा वाला जो दिया है वो एरोमेटिक नहीं है, दोनों में तीन तीन डबल बॉन्ड से, इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। कितनी सिंपल सी चीज है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं थर्ड का बी और डी वाला भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन बिटवीन, यूज योर माइक एंड आस्क।
डन। Sir, 1 minute. ओके, सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखें। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना में आप कैसे इनिशिएट करते हैं, क्या क्विक मेथड्स हैं, कुछ चीजें रटनी भी होती हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह आप कोई फॉर्मूला लगा के ही रखें। अगर आपको कुछ चीजें रट गई हैं तो उसको यूज करेंगे, बेनिफिट लेंगे, क्यों नहीं हम उसको यूज करेंगे। Done, sir. जानना। अब देखो जैसे इसी स्टाइल में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी देखो, सेकंड्स में कोई बच्चा क्यों दिमाग लगाएगा, क्लियर पता है कि पहला वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, तो भाई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज सेपरेशन, ये सब तो कॉमन रूल्स थे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक्सेप्शनल बिहेवियर वहां पर सी वाले में आ गया, सेकंड कंपाउंड के सेकंड वाले क्वेश्चन के सी उसमें कि वो एंटी एरोमेटिक है, स्ट्रेट आंसर। अब उसका बी चूज करो, एंटी एरोमेटिक, स्ट्रेट आंसर। और अच्छा, क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है, लेस रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहा है कि मोर रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चन ठीक से लोग पढ़ते नहीं और सीधे ऑप्शंस को देख लेते हैं और वहां कचरा कर बैठते हैं। तो क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है कि भाई लेस पूछ रहा है या मोर पूछ रहा है, और ऊपर ही लिख लो लेस रेजोनेंस एनर्जी, तो तुमको निकालना क्या है, लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऐसा करके लिख भी सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी मैंने और डी क्यों चूज किया, क्योंकि ये नॉर्मल रूल से अलग है। क्या अलग है, एक में ऐसा लिखा हुआ है, एक में ऐसा लिखा हुआ है। एक चीज आप एकदम रट लो, क्या रटना है आपको, कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है ना, वो रेजोनेंस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब होता है। दूसरी जगह की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल किसका डिस्कशन कर रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो फ्रॉम रेजोनेंस एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, क्रॉस कॉन्जुगेशन इज बैड, क्रॉस कॉन्जुगेशन इज बैड। क्रॉस का उल्टा क्या होता है, एक्सटेंडेड। कैसे पता चलता है कि एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है, इसमें देखो, डबल सिंगल डबल, डबल ने रेजोनेंस किया, डबल के साथ ये बेचारा रह गया, यानी जब ये करेगा तो वो रह जाएगा, इसको क्रॉस कंजुगेशन। इसमें देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि ये पूरा एक सीरीज में रेजोनेंस हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, extended conjugation. From resonance energy point of view, which one is better? Extended conjugation. तो resonance energy किसका ज्यादा होगा, इसका, यानी कि यहाँ लिख देंगे less resonance energy. I hope आप समझ पा रहे हो, less resonance energy और ये resonance energy ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा। अब आप देखो इसका डी ऑप्शन, डी वाले में भी देखोगे तो आपको पहला वाला देखो, डबल सिंगल डबल, यानी ये इधर जाएगा तो इधर रुक जाएगा, इधर जाएगा तो इधर रुक जाएगा, इसको फिर से बोलेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। दूसरे वाले को देखो, डबल सिंगल डबल, सीरीज में पूरा रेजोनेंस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड। कौन ज्यादा खराब होता है, लेस रेजोनेंस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस, यानी इसका रेजोनेंस एनर्जी कम, इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलेटिव। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसको भी आप कॉपी कर लो, Yes, sir. है ना। अभी मान लो कि मैं तीन दे दूं, एक क्वेश्चन नया ही बना लूं। क्या नया क्वेश्चन, कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो ई पार्ट है उसको ले लूं और इसका एक क्रॉस वाला डाल दूं, तो आप सोचो एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ऐसे तो टीचर्स क्वेश्चन बनाते हैं टेस्ट पेपर्स के लिए, आधा उधर से उठाया आधा इधर से उठाया, मिक्स कर दिया और आपकी टेस्टिंग हो गई, क्योंकि कुछ नया थोड़ी
डाल सकते, बेंजीन को बदल थोड़ी नहीं सकते, बेंजीन को टेढ़ा थोड़ी नहीं करते, बेंजीन ऐसा ऐसे ही दिखेगा। अब इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, एरोमेटिक, इन दोनों में एक जैसा था तो इसमें लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी का 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। सोचिए ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये भी आप एनालिसिस करो अपने दिमाग में, इस तरह से क्वेश्चंस भी फ्रेम करना शुरू करो, एक दूसरे से पूछ भी सकते हो। फिर इसको भी कॉपी कर लो। डन। यस सर। अभी इसी में तुम क्वेश्चन नंबर 5 का डी देखो। अब कई बार क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, सब एक जैसा ही है ना। अभी टीचर ने भी सब पढ़ा दिया, बुक से भी सब पढ़ लिया, फिर भी कुछ स्ट्राइक ही नहीं करा। तो कुछ कॉमन सेंस की चीजें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉमन सेंस बताया, इसमें भी आप सोचो। एक क्वेश्चन नंबर 5 का डी देखो, उसमें क्या खास बात है कि एक में एफ लगा हुआ है, एक में बी आर, बोला रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, सॉरी किसका, हाँ ज्यादा होगा। तो इसमें खाली हमको ये देखना होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन ज्यादा है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे चेक करें? इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, राइट। अब कई बच्चे दिमाग लगा देते हैं, इसमें रेजोनेंस हुआ, एफ पे प्लस आया तो ये लेस स्टेबल है, लेकिन ऐसी ऐसी बात ही नहीं। पहले क्या हो रहा है, रेजोनेंस है क्या एक्चुअली में? तो आपने याद करो, स्टार्टिंग में पढ़ा था रेजोनेंस ए काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन है ये। तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा। कोई ऐसा ये वो तो है नहीं कि मतलब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हो। तो मैंने ये भी बताया कि जब एक पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोचते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोचते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में बात आ जाती है तो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है, याद है ना। सो एक छोटी सी चीज आपको वहां से स्ट्राइक कर गई तो फिर यहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं। भाई एफ नजदीक है तो ज्यादा अच्छे से डीलोकलाइजेशन कर पाएगा अपना लोन पेयर का। बी आर दूर हो गया तो उसका न्यूक्लियस जब दूर होगा तो उसके ऑर्बिटल भी दूर होंगे, तो ये डीलोकलाइजेशन खराब हो जाएगा। तो अगर डीलोकलाइजेशन खराब हो जाएगा तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस पुअर हो गया तो रेजोनेंस एनर्जी भी कम हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, कॉपी कर लो इसको भी। एनी कंफ्यूजन, यूज योर माइक एंड आस्क। सर अभी जो आपने एंड में बोला बी आर वो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक बार रिपीट कर सकते हो? बेटा सर जो आपने लास्ट में बोला वो एक बार रिपीट कर सकते हो? बी आर अगर मैं, रेजोनेंस में जाएगा तो फिर पुअर कैसे होगा? बिकॉज बी आर दूर हो गया ना। मतलब तुम्हारा दोस्त अगर पास थप्पड़ मारेगा तो ज्यादा लग रहा है, दूर से मारेगा तो कम हो गया ना इफेक्ट। तो वैसी सीन है कि डीलोकलाइजेशन जितना नजदीक होकर के इलेक्ट्रॉन्स कराएगा तो ज्यादा आसानी से शेयरिंग इधर उधर जाएगा। इसमें दूर हो गया न्यूक्लियस तो कम हो जाएगा रेजोनेंस, कॉमन सी ओके। बात है ये। ओके सर, थैंक यू।
Should I remove this? Yes sir. गाइस अब इसमें जैसे आप मूव करो क्वेश्चन नंबर इसमें 26 में, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 26। एरोमेटिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब भी इसमें खास बात क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि यहाँ फ्यूज्ड रिंग्स होती है। कौन सी रिंग? फ्यूज्ड रिंग्स होती है। फ्यूज्ड रिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉमन बॉन्ड। कॉमन बॉन्ड याद रखना है कि जब भी फ्यूज्ड रिंग्स आएंगी ना, तो पाई बॉन्ड जो है ना वो कॉमन वॉल पे होना मस्ट है, तभी आप उसको डिसाइड कर पाओगे कि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, क्या आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, पहले भी मैंने बताया बट फिर मैं दोबारा इधर करा रहा हूँ क्योंकि बहुत चांस है कि वो एग्जाम में आ जाए। जैसे ये वाला याद है ना, इसको बोलते हैं एनुअली, सॉरी ये क्या है नाम बताओ इसका, एजुअली। ठीक है, एनुलिन तो मोनोसाइक्लिक होता है। इसमें अब क्या कॉमन वॉल पे पाई बॉन्ड है? इस पे नहीं है, यानी कि आपको कॉमन वॉल पे पाई बॉन्ड डालना पड़ेगा। रेजोनेंस ऐसा कराओ कि कॉमन वॉल पे पाई बॉन्ड आ जाए। अब लेकिन इसमें दो तरीके हैं। आप, मैं देखो पेन का कलर अलग चेंज करना हूं, इधर आप पाई बॉन्ड ऐसे ड्रॉप कर सकते हो और ये आगे की तरफ ऐसे डाल दिया, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा कॉमन वॉल पे। लेकिन एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ क्या है कि मैं इधर वाले को पाई बॉन्ड ऐसे डाला और ये यहाँ चार्ज डाला। क्या समझ में आया? तो एक पॉसिबिलिटी मेरी जो दिखेगी, ये तो अनटच था, यहाँ क्योंकि ग्रीन वाला है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और बाकी जगह पे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ अनटच्ड पाई बॉन्ड। एक सिनेरियो ये है। दूसरा वाला क्या बन रहा था कि दूसरे वाले में दूसरे वाली तरफ क्योंकि ब्लैक वाला है तो माइनस यहाँ आएगा, अनटच था, पाई बॉन्ड यहाँ ड्रॉप किया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पाई बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये अनटच पाई बॉन्ड है, ये अनटच है। क्या समझ में आया दोनों? किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी रेजोनेंस को लिखने में? Yes, sir. चलिए अब आप देखो, कई बार क्या है क्वेश्चन वो क्वेश्चन को एक नई स्टाइल से भी दे सकता है। जैसे ये वाला जो फॉर्म है ना, वो हो सकता है एग्जाम में ऐसा लिख कर दे दे। आप डिजाइन अच्छे से कर लेना इसको। क्वेश्चन कई बार वो ऐसा लिख कर दे सकता है क्योंकि माइनस इधर का रेजोनेंस में आया तो सर्कल बनाएगा, यहाँ माइनस लिख देगा, यहाँ वाले में सर्कल बनाएगा और प्लस लिख देगा। इस वाले में क्या कर सकता है, इस वाले में वो पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ ये इस वाले में वो क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पर सर्कल बनाएगा और प्लस लिख देगा, और एक में यहाँ पर सर्कल बनाएगा और यहाँ माइनस लिख देगा। बोलेगा ये फॉर्म लेना चाहिए कि ये फॉर्म लेना चाहिए, कौन सा करेक्ट फॉर्म है। तो आप बड़े इसको सिंपल तरीके से सोचो कि यहाँ पर देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है और ये सिस्टम को क्या बना रहा है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर तुमने दूसरी तरफ रेजोनेंस कराया होता तो ये सिस्टम एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सिस्टम भी एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन व्हाट, स्टेबिलिटी। यानी कि आपका जो रेजोनेंस होना चाहिए वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे रिंग्स क्या बने, एरोमेटिक। यानी ये वाला प्रिफर्ड है, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कि आपने बॉन्ड को जब कॉमन वॉल पे डाला तो किस तरफ डालना है, कैसे पता चलेगा? इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट, बट इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो आप भी मेहनत करो, आप ही के मार्क्स आने हैं फ्यूचर में। समझा? सर आपने वो सर्कल में क्या लिखा है, पाई क्या बेटा? बॉन्ड? सर्कल में पाई बॉन्ड कॉमन वॉल के बाद क्या लिखा है? कहाँ के सर्कल में? पाई बॉन्ड कॉमन वॉल पे,
कॉमन वॉल मस्ट हैव पाई बॉन्ड, वो आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश ठीक कर लो उसमें, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ चीजें। सर ये कौन सा क्वेश्चन है बुकलेट में? क्या बेटा? बुकलेट में मतलब इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? लिखा तो है एक्सरसाइज 3, सॉरी यहाँ एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 26। ओके सर। अभी मैं क्वेश्चन पे पहुंचा नहीं, मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 26 टाइप के क्वेश्चंस मिले तो कॉमन वॉल पे अगर पाई बॉन्ड ना दिया हो तो पहले कॉमन वॉल पे पाई बॉन्ड लाना है, और उसको लाने के लिए तुम्हें रेजोनेंस घुमाना पड़ेगा बॉन्ड्स को इधर उधर। तो ऐसे घुमाए कि ट्राई करना चाहिए कि रिंग एरोमेटिसिटी की तरफ जाए रादर देन एंटी एरो। वो अगर मान लो बाई चांस कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यू हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी जिसमें एंटी एरोमेटिक मिल रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर वही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 पॉसिबिलिटी थी, आप लेफ्ट में भी जा सकते, राइट में भी जा सकते, तो कोई एक आपको एरोमेटिसिटी ले जा रहा है, एक एंटी एरोमेटिसिटी, तो आपको केवल किधर जाना है? एरोमेटिसिटी की तरफ। इज इट क्लियर? शुड आई रिमूव दिस? सर एक मिनट कॉपी। डन? डन सर। अब आप जैसे इसी क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन देखो, क्या तुम्हें कॉमन वॉल पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? बोलो। हाँ नो नहीं भी सर। नहीं बोल पाओ तो कैसे काम चलेगा बेटा? इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ क्या, ताकि तुम्हारे मार्क्स बढ़े, तुमको सॉल्विंग करने की तुम्हारी एबिलिटी बढ़ जाए, और आप नहीं अगर पार्टिसिपेट करोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो, अब इसमें अनफॉर्चुनेटली जैसे इसके पास 2 ऑप्शन थे, लेफ्ट से भी जा सकता था, राइट से भी पाई बॉन्ड को बॉल पे डाल सकता है, इसके पास एक ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके पास कॉमन वॉल से अटैच्ड केवल एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें 2 तरफ था, इधर वाले में देखो दूर हो गए, यानी आपको इधर ही जाना पड़ेगा, और जब तुम इधर जाओगे ये वाला कार्बन पेंटावेलेंट हो रहा था, तुमको इधर मूव कराना पड़ेगा। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी, तुम्हारे पास ऑप्शन ही कोई दूसरा नहीं। नाउ व्हेन यू राइट तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ वॉल पे आ गया कॉमन वॉल पे, और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये अनटच्ड है, यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया कैसे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दिया नया? यस सर। अब आप, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी थी तो आप सीधे सीधे देख लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी में कुछ एंटी एरोमेटिक का तो नहीं है, तो 2 2 2 8। याद रखना खाली वो टब शेप 8 पाई नॉन एरोमेटिक है, बाकी सारे केसेस 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या बोले जाएंगे? एंटी एरोमेटिक। यस। और पूरी रिंग में अगर एक भी रिंग, मतलब पूरे कंपाउंड एक भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक निकल आएगी, होल सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? अगर फ्यूज्ड वाले में इवन इफ वन रिंग is anti, then whole compound will be anti aromatic। ठीक है, ये एकदम याद रखना। तो इसमें ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो गया। सेकेंड वाले में देखो ऑलरेडी वॉल पे है, कॉमन वॉल पे,
और बीच वाली रिंग पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया। सी वाला तो पॉपुलर एग्जांपल है, मैंने बोला ना कुछ चीज अगर याद है तो दिमाग नहीं लगाना है, मालूम है नैप्थलीन एरोमेटिक होता है तो उसको लिख दिया, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। डी वाला एंटी एरोमेटिक है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्पेशली कहाँ पर, फ्यूज्ड रिंग्स में। ये भी आप कॉपी कर लो, जो ए वाला मैंने ड्रॉ किया। Done. Should I remove this? सर बी वाले में बीच का जो रिंग है उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एंटी एरोमेटिक है। हाँ, स्ट्रेट आंसर हो गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसको डायरेक्ट क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज कॉमन वॉल पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड है। सर एसिड एक्सचेंज से रिलेटेड एक छोटा सा डाउट था, पूछो अभी की बात में। किसका किसका डाउट था? एसिड एक्सचेंज से रिलेटेड। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पे आ रहा हूँ ना, मतलब जैसे ये पार्ट खत्म होगा तो एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8 ये सब एसिड बेस वाले हैं। बस 5 मिनट रुको, ये ओके हटा सर। दे। यस सर। गाइस अब आप ध्यान से सुनो, देर आर फ्यू केसेस जहां पर आपको हल्का फुल्का चेंज करना पड़ता है। जैसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये, अब इसमें समझ में नहीं आता है कि ये वाला जो कार्बन है ये बैरियर का काम करता है रेजोनेंस में या नहीं करता है। तो हम लोग क्या फटाफट करते हैं, उस सीओ को तोड़ देते हैं और तोड़ के प्लस माइनस लिख दो। जब भी कोई ऐसा बॉन्ड दिखे तो हमेशा उसमें चार्जेस डाल के उसको तोड़ दो और फिर चेक करो कि जो चार्ज रिंग के ऊपर आया है वो सिस्टम को क्या देता है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल देगा, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस पूरा कराएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एरोमेटिक हो गया। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, एरोमेटिक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे जहां बॉन्ड को हल्का तोड़ना होता है। जैसे तुम ये वाला एग्जांपल देखो, पहले भी मैंने ये वाला एग्जांपल कराया है जो मैं आप लिखने जा रहा हूँ। ये इस पे ध्यान से देखो तो ऐसा समझ में नहीं आता कि ये क्या है, हमको ये इसको तोड़ना होता है। अब तोड़ने में यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, ऊपर वाले में तो कोई 2 नहीं थी क्योंकि ओ पे माइनस डालना ही डालना है आपको और यहाँ पर प्लस डालना था। इस वाले में क्या करना है, हमारे उस 2 पॉसिबिलिटी, हम यहाँ प्लस डाल सकते हैं और नीचे वाले में माइनस डाल सकते हैं, ऐसा। या फिर हम लोग क्या डाल सकते हैं, ऊपर वाले में माइनस डाल सकते हैं और नीचे वाले में प्लस डाल सकते हैं। इमीडिएट तुम ये डिसाइड कर लोगे कि नीचे वाला बेटर है, बिकॉज ये रिंग को एरोमेटिक सिस्टम बनाता है। ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है। तो आप क्या बोल दोगे इस कंपाउंड को, एरोमेटिक। समझे ना? आप इसी तरह कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये यहाँ पर जो ये प्लस है ना, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें खुद भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, जैसे बोरॉन फेमस एग्जांपल है। और मानकर चलो 99.99% कार्बन प्लस का रिप्लेसमेंट बोरॉन ही आने वाला है सिलेबस में। तो ये आपको मान लो ऐसा दे दिया और बोला क्या ये एरोमेटिक है, तो ये जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एरोमेटिसिटी होल्ड करता है, ये भी वही है, ये भी मान लेना, क्योंकि बोरान एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एम्प्टी, यानी यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, इसको भी हम लिख देंगे एरोमेटिक। अब आप देखो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है 31st क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन। ऑल ऑफ यू चेक करो 31st क्वेश्चन नंबर का सी, इसी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन। देखो उसमें ऑक्सीजन दिया है, फिर बोरॉन दिया है, फिर क्या दिया, ऑक्सीजन दिया है, फिर क्या दिया, बोरॉन, फिर क्या दिया, ऑक्सीजन, फिर क्या दिया, बोरॉन। बोरॉन क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर। लोन पेयर 2 0 2 0 2 0, कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एरोमेटिक। समझ में आया? इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं, इसको भी आप कॉपी कर लो।
Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Guys, अब एक तुम एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 40 देखो, देन एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 17 देखो और क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ये 3 क्वेश्चन देखो, ये रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, सबका स्टाइल एक जैसा है, ठीक है। वो तुमसे रिएक्टिव या रिएक्शन विद AgNO3 बोल देगा, वो तुमसे रिएक्शन विद वाटर बोल देगा, वो तुमसे रिएक्शन विद HI बोल देगा। हो सकता है कुछ और भी केसेस मिले, बट बिलीव मी ज्यादातर क्वेश्चंस के स्टाइल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी से सॉल्व करना है। तो उसमें क्या होता है, जैसे तुमको RI दिया हुआ है तो आपको इसमें कार्बोकैटायन लिखना है, राइट कार्बोकैटायन। ROH दिया है, राइट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एंड चेक स्टेबिलिटी। क्या करना है? स्टेबिलिटी चेक करना है, चेक स्टेबिलिटी। और याद रखना स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की अगर ज्यादा है, ये तुमको रट लेना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कार्बोकैटायन की अगर ज्यादा है तो जो कंपाउंड दिया होगा ना, कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव। अब जैसे तुम क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, मैं क्या करूंगा क्वेश्चन नंबर 40 में, आई विल राइट कार्बोकैटायन। जैसा पहला वाला कार्बोकैटायन क्या बनेगा, आई हटा दो, ये मिला। दूसरा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सेकंड्स में आंसर आएगा बेटा आपको। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप दिखा रहा है, ये एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप दिखा रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स एरोमेटिक वाला, राइट। तो अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 जा रहा है, तो जो कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो भी क्या जाएगा, 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। बड़ा आसान, ठीक। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने, 17 को देखो और फटाफट सबका कार्बोकैटायन लिख दो, फटाफट सबका कार्बोकैटायन लिख दो। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, एक्सरसाइज कौन सा, 9। आप सबका कार्बोकैटायन लिख दो। तो ऑप्शन ए का कार्बोकैटायन क्या आएगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन। ऑप्शन बी का कार्बोकैटायन क्या आएगा, एलाइल कार्बोकैटायन। सब में रेजोनेंस देखो हो रहा है। सी में क्या आएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। और फटाफट नोट्स चेक कर लो, नोट्स में क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो उसमें आपको पता चलेगा कि C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। लेकिन जो D वाला है ना, वो एक स्पेशल कार्बोकैटायन है। ध्यान से देखना, ये जो कार्बन पे प्लस है ना, इसको ब्रिजेड कार्बन कहते हैं। ब्रिजेड कार्बन जो होता है ना, वो रिजिड फ्रेमवर्क होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जबकि इसको होना चाहिए कार्बन sp2 के हिसाब से ट्रायगोनल प्लेनर, और ये प्लेनर हो नहीं रहा, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल। एक रूल इसमें पढ़ते हैं, ब्रिड्स रूल। जरूरी नहीं कि आपको रूल मालूम हो, ऐसे ही आंसर आ गया, लेकिन एक रूल है, ब्रिड्स रूल। रूल क्या कहता है कि ब्रिजेड कार्बन कैनॉट हैव पॉजिटिव चार्ज, ब्रिजेड कार्बन कैनॉट हैव डबल बॉन्ड, यानी प्लस ऑन ब्रिज हेड कार्बन and double bond on bridgehead carbon not possible। आप अच्छे से इसको सुधार लेना, मेरी राइटिंग इधर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप इसको अच्छे से सुधार लेना। ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, यानी ये सबसे बाद में यहाँ डी ऑप्शन ऐसे लिखा जाएगा। और क्वेश्चन में कहता है लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो स्ट्रेट आंसर यही हो गया, समझे। अब 19 क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन को जैसे ही तुम OH हटाकर कार्बोकैटायन लिखोगे, ये पता चल जाएगा डांसिंग रेजोनेंस।
नोट्स रिफर किया हमने, डांसिंग रेजोनेंस वाला जो केस था वो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाला था। तो चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यही वाला है, इसलिए इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा, जो OH होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। स्ट्रेट आंसर। आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ये जो मैंने लाइन लिख दी है ना कि राइट कार्बोकेटाइन चेक स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंप्लाइज कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव। ज्यादा सोचोगे फिर मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ मार्क्स कैसे लाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। फटाफट इसको कॉपी कर लो। Should I remove this? सर 1 minute. Okay. ब्रेड्स रूल को लिख लेना आप। हाँ, Yes sir. Done sir. इसको भी कॉपी कर सकते हो। गाइस, एक क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 3 का। उसमें कुछ डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई हुई हैं, बट अगर आप शायद ये भी कराया होगा, बट फिर भी आप इसको लिख लेना। एक ये सिस्टम डबल बॉन्ड का, 2 डबल बॉन्ड है, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड। अगर डबल बॉन्ड आजू बाजू हो जाए, एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो, इनको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। एक ही कार्बन पे 4-4 इस तरह से बॉन्ड लगा देना, वो भी पाई बॉन्ड वाली सिस्टम, ये हाईली अनस्टेबल होता है। और अगर मान लो डबल बॉन्ड दूर दूर है, तो कोई लेना देना ही नहीं उनका आपस में, इसको बोलते हैं सेपरेटेड। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड का होगा, फिर सेपरेटेड होगा, और फिर क्यूमुलेटेड होगा। ये एक चीज आप बस लिख कर रखो, आपके आंसर हमेशा सही सही आएंगे। और इनके आगे पीछे किसको लगा सकते हैं? एक्सेप्शनल बिहेवियर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया तो सबसे पहले, एंटी एरोमेटिक हो गया तो सबसे बाद में। बस डबल बॉन्ड्स इक्वल नंबर में होने चाहिए। ये भी कॉपी कर लो।
गाइस अब आप एक बार क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 4 के इनको एक नजर में ऐसे ही देखो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मान लो कोई कुछ कह रहा है बीच में, हाँ सर, 1 सेकंड पेज पीछे करो ना। थोड़ा सा फटाफट करोगे तो हो गया मैं सर। आपको ज्यादा बता पाऊंगा। हो गया सर। अब क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को सब लोग देख लो। एक्सरसाइज 4 का बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के भी बड़े चांसेस रहते हैं। इतना नॉलेज सबको रहता है कि ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा, डबल का सिंगल से, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ठीक, सिंगल का लेंथ डबल से ज्यादा, डबल का ट्रिपल से ज्यादा, ये लेंथ का ऑर्डर हो गया। फिर इसमें रेजोनेंस फिट किया तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ फिट किया तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड आ गया। एक कॉमन सेंस की बात है। अब एक क्वेश्चन देखो 22 का डी वाला, उसमें तुमको ये दिया है Cl C डबल बॉन्ड हो Cl, ये Cl रेजोनेंस करके CO को सिंगल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो जो CO बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, राइट? ऐसा। लेकिन इसी का दूसरा कंपाउंड देखो, ये दिया है, इसमें भी वही चीज हो रही है, इसमें भी CO सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, वो हाईलाइट जरूर करेगा कि वो कौन सी बॉन्ड की डिस्कशन चाहता है। तो वो इस वाले बॉन्ड के लिए कह रहा है कि बताओ कि किस वाले बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी कम है। बहुत सिंपल है, आप सोचो, इधर से भी Cl जब इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस करा सकता है, इधर से भी करा सकता है, यानी कि ये CO ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है। मानते हो कि नहीं? जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में क्या है, Cl एक ही तरफ है, यानी कि इसका रेजोनेंस खाली एक ही तरफ से पॉसिबल है। इसमें दो दो बार रेजोनेंस हो रहा है, यानी 2 बार ये बॉन्ड सिंगल बनेगा। और अगर 2 बार सिंगल बनेगा तो कैन आई से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मोर? यस सर। और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मोर होगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सिंपल, उसको तोड़ना आसान हो गया। इस तरह की केसेस भी तुम्हें एग्जाम्स में मिल सकते हैं, तो केयरफुल रहना है। इसको भी आप कॉपी कर लो। और ये कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं कि मान लो कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है, एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और एक सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ तो कार्बन कार्बन है और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है। ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों में, लेकिन यहाँ पोलैरिटी एक्स्ट्रा हो गई, ये एक दूसरे को ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह से कॉमन सेंस से भी कई बार आप आंसर्स निकाल लेना। जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट हो कहीं पर। इसको भी कॉपी कर लो। जैसे तुम क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 का ई पार्ट, एक में सीसी बॉन्ड है, रेजोनेंस करके पार्शियल डबल होगा। एक में सीएन हाईलाइट कर रहा है, वो भी रेजोनेंस करके पार्शियल डबल है। यही सिचुएशन बन रही ना, दोनों में पार्शियल डबल है, लेकिन एक में सीएन है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, सीसी का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सिंपल है। Can I remove this? यस सर। Guys, अब एक्सरसाइज 5 हो गया या एक्सरसाइज 6 हो गया, एक्सरसाइज 7 हो गया। इनमें जो क्वेश्चंस है मेनली वो एसिड बेस वाले क्वेश्चंस है। ठीक, एसिड बेस वाले में मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि सबसे पहली चीज है आपको एक बेसिक ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे एसिड वालों में मैंने एक बेसिक ऑर्डर दिया था, फंडामेंटल ऑर्डर जो था वो था कि सल्फोनिक एसिड सबसे पहले, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, फिर फिनॉल लिखना है, फिर CH3OH, और ये सब बार बार लिखो सो दैट आपको ये रट जाए। ऐसा नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो मतलब कोई मार्क्स लाना नहीं, फिर भी मैं बार बार लिखता हूँ सो दैट आप भी लिखें, हेजिटेट नहीं करें उसको लिखने में। ये नहीं होना चाहिए बोर हो गए अब क्या लिखे, तो आते ही अपने को नहीं, आप फिर लिखो। यहाँ पर आप बाकी एल्कोहल डाल सकते हैं, फिर टर्मिनल एल्काइन आता है, फिर यहाँ अमोनिया। जैसे अमोनिया, तो यहाँ अमोनिया एक रिप्रेजेंटेशन है केवल H कनेक्टेड टू N का, दूसरे कोई कंपाउंड्स भी होगा लगभग यही आसपास फॉल करेगा। इसके अलावा एल्कीन यहाँ डाल सकते हैं,
फिर एल्केन डालते हैं, फिर हमने इसी में एसिडिक स्ट्रेंथ में स्पेशली पढ़ा था फिनॉल को लेकर के। फिनॉल में हमने बहुत ज्यादा एसिडिक कंपाउंड पढ़ लिया था, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा, पिक्रिक एसिड, याद करो, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर हमने नाइट्रोफिनॉल जो पढ़े तो उसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पैरा नाइट्रोफिनॉल पहले आता है, फिर ऑर्थो आता है, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल आता है, फिर नॉर्मल फिनॉल आता है। ये आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पर पड़ते हैं ये पता होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट हम लोग बेंजोइक एसिड में पढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड में जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा बेंजोइक एसिड में, जैसे यहाँ जी लगा दो, यहाँ जी लगा दो, तो ऑर्थो इफेक्ट बढ़ गया। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। एक तरफ ऑर्थो इफेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। फिर बिल्कुल ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो गई। इसका खाली एक्सेप्शनल बिहेवियर है NH2 वाला, बाकी सब एक जैसा है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक्टिव मिथाइलिन पढ़ा है, याद करिए, स्पेशल पढ़ा उसको। एक्टिव मिथाइलिन क्यों अलग से पढ़ा? क्योंकि वो एल्केन है, CH2 एल्केन कैरेक्टर वाला है, यानी H कनेक्टेड टू कार्बन है, लेकिन उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास तक पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर CH2 सराउंडेड बाय 2 C डबल बॉन्ड। अब सोचिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ, एक्सरसाइज 6 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर आप चेक करिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करिए, एक्सरसाइज 6। खास बात क्या है, आप थर्ड का ए ऑप्शन देखो, उसमें एक्टिव मिथाइलिन है, दो तरफ CO लगा है, राइट। अब लेकिन तुम इसको सी ऑप्शन चेक करो। सी ऑप्शन की खास बात है, भले ही वो एक्टिव मिथाइलिन ना बोलो आप, लेकिन वो डिजाइन वैसा ही है, उसमें 3 तरफ C डबल बॉन्ड लगा है, मतलब 3 तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया इस तरह से। तो ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक जो नेचर होगा इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेट आपका थर्ड का सी आंसर हो गया। तो थोड़ा कॉमन सेंस, यानी कि इसको हमने एक्टिव मिथाइलिन बोला कि इसका H अगर तुम निकालोगे तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दैट कॉन्जुगेट बेस विल बी हाईली स्टेबल, दैट इज व्हाई ये दो जगह रेजोनेंस करता है। तो सोचो, इसका जब तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वो तो 3 जगह रेजोनेंस कर लेगा, ऐसा। और अगर 3 जगह वो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा तो ऑफ कोर्स ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इसकी होगी, इस H की। ऐसे सिंपल से आंसर निकाल आएंगे। अब तुम क्वेश्चन नंबर यहीं पर 4 का D देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव मिथाइलिन जैसा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि तुमको स्ट्राइक नहीं करता है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, 6th केस रेजोनेंस। सल्फर 3rd पीरियड एलिमेंट है, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अगर तुमने यहाँ पर भी H हटाया और यहाँ कॉन्जुगेट बेस ऐसे बना दिया, तो जो सल्फर है ना, वो अपने बैक बॉन्डिंग यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल के थ्रू ये इसको स्टेबलाइज करेगा, यानी ये भी मेरे लिए एक्टिव मिथाइलिन ही है। कोई बता सकता है कि यही चीज क्या इस वाले एग्जाम्पल पे भी लग सकता है जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे कि 4th का C? बताइए, क्या ऑक्सीजन वाले के लिए हम बोल सकते हैं इसको एक्टिव मिथाइलिन? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? empty orbital. यस, ऑक्सीजन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही, इसको भी आप कॉपी कर लो, ये भी कॉपी करना और उस वाले पार्ट को भी कॉपी कर लो, या स्क्रीनशॉट ही ले लो कम से कम। इसको भी देख लो। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16। बिलीव मी, ये सब लोगों को स्ट्राइक ही नहीं करता है कि ये सब एक्टिव मिथाइलिन वाले एग्जांपल्स हैं। एक्टिव मिथाइलिन एक मेरे लिए स्टैंडर्ड हो गया। कोई सामने वाला एक्टिव मिथाइलिन हो या ना हो, उसके जैसा दिखता है क्या? उसकी जैसा दिखा तो वैसी एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 16 का तुम सी ऑप्शन देखो। सी ऑप्शन की खास बात ये है कि नाइट्रोजन के साथ जो H लगा है ना,
वो ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा है, नीचे 2 S डबल बॉन्ड O है। ध्यान से देखो, अगर मैंने N का H हटा दिया तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 3 जगह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यानी ये एक्टिव मिथाइलिन से भी बेटर वाला रेजोनेंस हो गया, यानी ये एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आप बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन में जो नाइट्रोजन का H है वो C डबल बॉन्ड ऊपर और C डबल बॉन्ड नीचे, यानी ये मिलता जुलता है थोड़ा एक्टिव मिथाइलिन से। इसमें 2 जगह ये रेजोनेंस हो सकता है कॉन्जुगेट बेस का, इसमें 3 जगह हो रहा है। कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? ऑफ कोर्स सी वाला, सिंपल है। इस तरह आंसर्स निकालने हैं आपको। ये कौन से एक्सरसाइज का है? क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3, सॉरी एक्सरसाइज 6, आई एम एक्सट्रीम सॉरी। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए वो एमाइंस का डिस्कशन, एमाइडीन हो गया, उसमें हम लोगों ने SIP SIR पढ़ा, उसको रिवाइज करना, बहुत आराम से तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तुम एक क्वेश्चन, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे एक्चुअली बताना था, बिकॉज मैंने डाउट सेशन से भी बोला था ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक्सरसाइज 8 का, ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन से भी बेटर एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सामने देखना, इस स्क्रीन पे आप लगातार देखते रहिए। एक नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा, और बोरॉन है जिसके पास एंटी ऑर्बिटल है। आप ऐसा इमेजिन करो कि एक बोरॉन है जो भिखारी है जिसके पास कटोरा है, और एक रिच पर्सन है जिसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाला बंदा जब भिखारी से सिग्नल पे मिलेगा तो अपना लोन पेयर उसको डोनेट करता है, राइट। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, वो किसकी वजह से? वो है नाइट्रोजन के लोन पेयर और बोरॉन के एंटी ऑर्बिटल की वजह से। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अगर भिखारी अपना कटोरा फेंक दे या रिच पर्सन अपने पैसे फेंक दे तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अब ये खत्म कैसे होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बोरॉन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी कि समझ लो बोरॉन के घर वाले कह रहे हैं तू बाहर पैसे मांगने क्यों जाता है, हम पैसे तुझे देंगे, ले कितने पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तुझे देंगे। तो बोरॉन को उसके घर वाले पैसे देने लगे, इसका मतलब है उसकी टेंडेंसी नाइट्रोजन से लोन पे लेने की कम हो गई। नाइट्रोजन का लोन पे जो वो बोरॉन को दे रहा था, नाइट्रोजन के घर वाले बोले कि भाई बाहर की पैसे बांट रहा है, हमारे यहाँ सब यहाँ पर पैसे लेने के लिए बैठे हैं, तू जा रहा है बाहर बांटने के लिए। तो जो नाइट्रोजन है वो फिर अपने घर वालों यानी अपने मेंबर्स को हेल्प करेगा लोन पेयर के थ्रू, यानी कि नाइट्रोजन विल नॉट बी एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरॉन। ये बॉन्ड सुपर वीक हो गया। क्या आप इस चीज को रियलाइज कर पाए? यस सर। दूसरी सिचुएशन देखो, फिर वही नाइट्रोजन वही बोरॉन। इस बार बोरॉन से कनेक्टेड जितने भी मेंबर्स हैं उनमें किसी के पास लोन पेयर नहीं है, तो बेचारा बोरॉन अपना कटोरा लेकर किसके पास पहुंचा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की भी फैमिली में एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, सब मिथाइल 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 है। तो नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर किसको देगा? बोरॉन को। यानी ये बॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल है। और तुम्हारा जो 16 क्वेश्चन है वो आसान है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फैमिली की तो बात ही नहीं कर रहा है, खाली बोरॉन वाले में फ्लोरीन 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 ऑप्शन ए में टांग दिया उसने। यानी कि बोरॉन की कैपेबिलिटी या एबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसको खत्म कर दिया बिकॉज ऑफ 3F। तो उसका जो बॉन्डिंग होगा वो वीक हो जाएगा, बीच का बॉन्ड, और उसका जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम हो जाएगा। सिंपल है, इसको भी कॉपी करो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और भूलना नहीं, ये
जो मैंने आपको भिखारी वाला एग्जांपल दिया। गाइस आप बुकलेट अच्छे से सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन को और नोट्स आप बार बार देखिए। आप 10 टाइम्स नोट्स देखना पड़े फिर भी आप देखिए, बोर हो जाइए फिर भी देखिए। आपको जब तक वो क्वेश्चन का स्टाइल नहीं आ जाता करने का, आप नोट्स रिफर करिए, ग्रुप में डालिए, उनसे लोगों से पूछिए, कोई ना कोई तो आपको बताएगा ना ये वाला पार्ट यहाँ नोट, रादर देन आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली, तो सॉल्व करके कोई तुमको नहीं देने वाला। खाली तुम इतना पूछो यार इसका थियरी कहाँ पर किसके आसपास मिलेगा, क्या ये ऑर्थो इफेक्ट से सॉल्व हो सकता है, क्या ये एसआईपी से सॉल्व हो सकता है, यू आस्क, ऐसा मतलब तुम सामने सोल्यूशन दे रहे हो चूज करने के लिए, क्या इससे कर सकते हैं क्या, तो वो खुद ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ तुमको बताएगा। कोई भी अपना दिमाग लगा के पूरा तुमको नहीं बताने वाला है। तो ग्रुप में जब तुम कोई क्वेश्चन पूछो और ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा वहां पर फ्रेंड्स वगैरह सब रिप्लाई करें, तो वो आप थोड़ा सोल्यूशन के फॉर्म में उनको बोलो, तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, वो अपने नोट्स चेक करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा। आप सब लोग प्लीज बुकलेट अच्छे से सॉल्व करना, जब बुकलेट हो जाए तो एमएस चौहान की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अगर ये दो चीजें कर ली, बिलीव मी आपको फुल मार्क्स मिलेगा एडवांस्ड एग्जाम में। मेन का तो पेपर ही बहुत आसान है,